फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 12 के लिए एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे मानव में आनुवंशिक अनियमितताएं, यानी कि जो मानव होता है उसमें जो आनुवंशिक रोग होते हैं वो किस किस कारणों से होते हैं और क्यों होते हैं, और उन रोगों की वजह से उनके क्या क्या लक्षण हैं, उनसे कौन से हमारे अंग जो है प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मानव में आनुवंशिक अनियमितताएं। देखिए, जो अभी हाल ही के वर्षों में जब एक अध्ययन किया गया कि जो मानव में जो आनुवंशिक अनियमितताएं हैं वो बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। तो इन आनुवंशिक अनियमितताओं का जो मेन कारण है वो क्या है? एक तो जीन उत्परिवर्तन है। कुछ जो अनियमितताएं होती हैं, कुछ जो कमियां होती हैं वो तो कुछ तो जीन उत्परिवर्तन के कारण होती हैं, और जो कुछ होती हैं वो संपूर्ण गुणसूत्र के असामान्य होने के कारण होती हैं। यानी कि कुछ जो अनियमितताएं पाई जाती हैं वो तो पाई जाती हैं जीन उत्परिवर्तन के कारण, और कुछ जो अनियमितताएं पाई जाती हैं वो जो संपूर्ण गुणसूत्र है वो असामान्य प्रकार का हो जाता है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से होती हैं। तो मानव जो आनुवंशिकी है, जो ह्यूमन जेनेटिक्स है, उसके विभिन्न विधियों के द्वारा इन अनियमितताओं का पता लगाया गया कि ये जो अनियमितताएं क्यों होती हैं, और फिर उनका उपचार किया गया। ये जो इसमें क्या किया जाता है, जो मानव आनुवंशिकी है इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे ऐसे जीन होते हैं जिनकी वजह से रोग उत्पन्न हो रहे हैं, उन जीन को वहाँ से हटा दिया जाता है और उनकी जगह जो सही जीन होता है उसे लगा दिया जाता है। तब जो है इस प्रकार से ये रोग जो है, हमारी जो आनुवंशिक अनियमितताएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। तो इसमें जो आनुवंशिक अनियमितताएं हैं वो दो प्रकार से हैं। सबसे पहली है दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के द्वारा, यानी कि जो हमारी दैहिक कोशिकाएं हैं उनमें जो गुणसूत्र होते हैं उनमें संख्या घट रही है या बढ़ रही है उसके आधार पर। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? डाउन सिंड्रोम की। जो डाउन सिंड्रोम है, जो डाउन सिंड्रोम है, इन्हें मंगोलियम जड़बुद्धिता या मंगोलिज्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मंगोलियम जड़बुद्धिता या मंगोलिज्म कहते हैं। इनके लक्षण क्या क्या हैं? इनका जो चेहरा है मंगोलों जैसा होता है, यानी कि माथा चौड़ा, गर्दन छोटी और चौड़ी होती है, उंगलियां कैसी होती है? छोटी होती हैं और ठूठ के समान होती हैं, चेहरा चांद के समान होता है, इनकी आँखें जो है वो दूर दूर होती हैं और एक दूसरे से काफ़ी दूर, नाक चपटी होती है, कान छोटे होते हैं और गोल होते हैं, मुख खुला होता है, जो नीचे का जिनका होंठ होता है और नीचे का होंठ इनका बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इनकी जीभ मोटी होती है और जीभ मोटी होने के साथ साथ बाहर की ओर निकली रहती है। इनकी जो बुद्धि होती है मंद होती है, और इनका जो मस्तिष्क होता है वो अल्प विकसित होता है। यानी कि अगर इनकी IQ की बात करें, इनकी बुद्धि लब्धता की बात करें, तो वो इनका जो IQ होता है वो 25 से लेकर 70 तक होता है। इसमें से ये होता किस वजह से? इसका कारण क्या क्या है? जिसका कारण यह है जो हमारे जो गुणसूत्र हैं उसमें जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र का है उसमें एक गुणसूत्र की बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र का है उस 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र की क्या होगी? बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कि उसमें क्या ये कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र हैं हमारे वो 46 होते हैं सामान्य रूप से, तो 46 के आधार पर 47 गुणसूत्र हो जाएंगे जब एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन की जो एनाफेज अवस्था है, गुणसूत्र जो अर्धसूत्री विभाजन है, जो हमारे अर्धसूत्री विभाजन की जो एनाफेज अवस्था है उसमें 21वें जो जोड़ा गुणसूत्र का है उसके अवियोजन के कारण, उसके अवियोजन के कारण क्या होता है? जो अंडे होते हैं, अंडे में 23 की जगह 24 गुणसूत्र आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 23 की जगह 24 गुणसूत्र आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या आता है? 46 के बजाय 47 हो जाती है। और इसमें सामान्य रूप से अगर हम इसकी बात करें तो जब जो जाइगोट बनता है, जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट में भी 46 के बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो जो इस प्रकार के बच्चे हैं उनमें से जो 30% बच्चे होते हैं, यानी कि जिन बच्चों में डाउन सिंड्रोम नामक ये अनियमितता पाई जाती है उनमें से जो 30% बच्चे हैं वो तो 1 वर्ष की आयु तक, और लगभग जो 50% बच्चे हैं वो 5 वर्ष की आयु तक मर जाते हैं। अब बात करते हैं किसकी? अल्जीमर्स रोग। यानी कि ये जो रोग है हमारे मस्तिष्क में एमाइलोइड बी पेप्टाइड प्रोटीन होता है। हमारा जो मस्तिष्क होता है उसमें कौन सा वो होता है? प्रोटीन एमाइलोइड बीटा पेप्टाइड। यानी कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारे मस्तिष्क में एमाइलोइड बेटा पेप्टाइड प्रोटीन होता है, उसके जमने के कारण ये रोग होता है। कौन सा में? अल्जीमर्स रोग। जब हमारे मस्तिष्क में एमाइलोइड बेटा पेप्टाइड प्रोटीन जब जमा हो जाता है तो ये अल्जीमर्स रोग होता है। और इससे क्या होता है? हमारे मस्तिष्क की जो न्यूरॉन है, हमारे मस्तिष्क की जो तंत्रिका कोशिकाएँ हैं वो तंत्रिका कोशिकाएँ क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। किसकी वजह से? जो प्रोटीन है हमारा एमाइलोइड बेटा पेप्टाइड प्रोटीन है उसके जमाव के कारण जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएँ हैं वो नष्ट होने लगती हैं।
और जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र है उस पर इसके कुछ जीन इस रोग की संभावना को व्यक्त करते हैं। यानी कि जो 21वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, उस 21वें जोड़े गुणसूत्र में क्या होता है, इसके कुछ जीन उपस्थित होते हैं 21वें जोड़े गुणसूत्र पर, तो उसकी वजह से रोग होने की संभावना होती है। इस रोग की वजह से क्या होता है, तो जो बच्चा होता है उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, और बच्चों की याददाश्त कम होने के साथ साथ उसमें जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो भी क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है। अब बात करते हैं क्राई-टू-चैट सिंड्रोम की। नंबर 3 पर हमारा कौन सा, क्राई-टू-चैट सिंड्रोम। यानी कि ये जो बच्चे होते हैं जिनमें ये सिंड्रोम पाया जाता है वो अत्यधिक मानसिक विकृति वाले होते हैं, अर्थात उसके मस्तिष्क में बहुत सारी कमियां होती हैं, विकृति मतलब बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं। और ये जो बच्चे होते हैं बिल्ली की भांति चिल्लाते हैं, जिनमें ये सिंड्रोम पाया जाता है क्राई-टू-चैट सिंड्रोम, वो बच्चे क्या करते हैं, बिल्ली की भांति चिल्लाने लगते हैं। और ये जो रोग होता है क्राई-टू-चैट सिंड्रोम, ये जो ऑटोसोम होती हैं, ऑटोसोम्स की मोनोसोमी के कारण होता है। यानी कि जो ऑटोसोम्स होते हैं, जो समजात गुणसूत्र होते हैं, उनकी मोनोसोमी के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र जो 5वां गुणसूत्र होता है उसकी एक छोटी भुजा जो है उसका विलोपन हो जाता है। यानी कि जो गुणसूत्र 5वां गुणसूत्र है उसकी जो छोटी भुजा होती है, वो छोटी भुजा क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, उसका विलोपन हो जाता है। और गुणसूत्र, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, जो हमारा 5वां गुणसूत्र है उसकी छोटी भुजा तो विलोप हो गई, उसका तो विलोपन हो गया, लेकिन इनमें जो गुणसूत्र हैं वो 46 के 46 ही रहते हैं, अर्थात ना कम होते हैं ना ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, वो है हमारा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसे हम क्या बोलते हैं, सामान्य रूप से इसे क्रोनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोनिक ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया। और ये भी क्या होता है, इसमें जो 21वां गुणसूत्र होता है, 21वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, उसकी एक भुजा के विलोपन के कारण ये होता है। किसकी, जो हमारा 21वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का, उस 21वें जोड़े गुणसूत्र की एक भुजा क्या हो जाती है, विलोप हो जाती है, क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। उसकी वजह से ये क्या होता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है। अब बात करते हैं नंबर 5 है एडवर्ड सिंड्रोम। ये सिंड्रोम 18वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण यानी कि ट्राइमोसोमी के कारण होता है। यानी कि जो एडवर्ड सिंड्रोम है, जो 18वां गुणसूत्र का जोड़ा है, उस 18वें गुणसूत्र जोड़े में एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण यानी कि ट्राइमोसोमी के कारण होता है। और प्राय 4000 बच्चों में से एक बच्चे में ही ये सिंड्रोम पाया जाता है। जो एडवर्ड सिंड्रोम है, प्राय 4000 बच्चे अगर हम देखें तो 4000 बच्चों में से एक बच्चे में ही ये एडवर्ड सिंड्रोम होता है। इनमें क्या होता है, जो एक तो इन बच्चों में जो रोग लक्षण प्रकट होते हैं, एक तो इनकी मानसिक मंदता होती है, यानी कि जो इनका जो मस्तिष्क है उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। इनका सिर छोटा होता है, अंगूठे छोटे होते हैं, और इनके जो कान हैं वो लंबे होते हैं, मुंह उनका छोटा होता है, और इनकी जो ठोड़ी होती है वो पीछे की ओर झुकी हुई होती है। ठोड़ी क्या होती है, पीछे की ओर झुकी हुई होती है। और इनका जो औसत जीवन काल होता है वो 5 महीने से कम होता है, यानी कि 5 महीने से कम में ही क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं नंबर 6 पे हमारा कौन सा है, पटाऊ सिंड्रोम। देखिए, जो पटाऊ सिंड्रोम है, जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र का होता है, उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता के कारण यानी कि ट्राइसोमी के कारण होता है। ये कौन सा, पटाऊ सिंड्रोम। जब 23वें जोड़े गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाएगी तो उनमें रोग होता है। कौन सा, पटाऊ सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है, जो 13वां जोड़ा गुणसूत्र का होता है, उस 13वें जोड़े गुणसूत्र में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। यानी कि वैसे तो एक जोड़े में 2 होते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो जाती है, 23वें जोड़े गुणसूत्र में जो गुणसूत्र की संख्या होती है 3 होती है। यानी कि एक गुणसूत्र बढ़ गया हमारा। तो इस प्रकार जो गुणसूत्र संख्या 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। ये बच्चे जो है, अधिकतर बच्चे तो जन्म ही नहीं ले पाते, या जन्म लेने के 1 वर्ष के अंदर ही इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो पटाऊ सिंड्रोम वाले बच्चे हैं, या तो ये जन्म से पहले मर जाते हैं, यानी कि गर्भ में इनकी मृत्यु हो जाती है, या अगर इन्होंने जन्म भी ले लिया तो जन्म लेने के 1 वर्ष के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। केवल कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो 2 वर्ष तक जीवित रह पाते हैं। इनमें क्या मानसिक मंदता पाई जाती है, इनका जो मस्तिष्क का जो विकास है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। नाक इनकी कैसी होती है, चोंच जैसी होती हैं, आंखें दूर दूर होती हैं। इनमें हृदय रोग और जो हमारे किडनी संबंधित रोग है, जो हमारे वृक्क है, इनके जो किडनी संबंधित रोग हैं वो होने की संभावना इनके अंदर पाई जाती है। अब बात करेंगे किसके बारे में, नंबर 2 पर है हमारा, वो बात करेंगे लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। अब बात करेंगे किसके बारे में, लिंग गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के द्वारा। इससे पहले मैंने बात किसके बारे में की थी, वो तो हमारे दैहिक गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के द्वारा। तो जो लिंग गुणसूत्रों में परिवर्तन के द्वारा, सबसे पहले क्या बात करेंगे इसमें, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। यहाँ से जो क्वेश्चन निकलता है वो 1 नंबर का क्वेश्चन निकलता है। पेपर में जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में, वो 1 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है।
तो उसमें पूछते हैं कि जो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है उसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो कितनी होती है। वहाँ पेपर में आपको देगा 44 + XXY या 44 + XYY या 44 + XXX या 44 + YYY। तो कुछ आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है, जो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम होते हैं, इनमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो क्या होती है 44 + XXY। यानी कि इसमें क्या होता है, एक जो X गुणसूत्र होता है उसकी अधिकता होती है। तो ये गुणसूत्र की संख्या जो है वो 46 के स्थान पर कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। तो ये जो रोग, ये जो सिंड्रोम है वो लिंग गुणसूत्रों में ट्राइसोमी के कारण, ट्राइसोमी का मतलब एक X गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, जो स्त्री और पुरुष जो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम है, इनमें क्या होता है, इनमें स्त्रियों के और पुरुषों के दोनों के लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। तो जो वायु गुणसूत्र है, उस वायु गुणसूत्र के कारण क्या होता है, इनका शरीर लंबा होता है और वो सामान्य पुरुषों के जैसा होता है। इनके जब वायु गुणसूत्र इसके अंदर पाया जा रहा है, तो वायु गुणसूत्र के पाए जाने की वजह से इनका जो शरीर होता है वो सामान्य पुरुषों की तरह लंबा होता है। और इनमें जो अतिरिक्त X गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, तो जो अतिरिक्त ये एक X गुणसूत्र इनमें अलग से एक्स्ट्रा है, तो वो एक X गुणसूत्र अतिरिक्त पाए जाने की वजह से इनमें क्या होता है, जो वर्षण होते हैं और जो अन्य जननांग होते हैं और जो जनन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इनके जो क्या होता है, इनमें जो वर्षण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, जो अन्य जननांग है और जो जनन ग्रंथियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, अल्प विकसित होती है। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो वर्षण है, जनन ग्रंथियाँ हैं और जननांग हैं वो अल्प विकसित होते हैं, इनके कम विकसित होते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं। लेकिन इनमें शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता। क्या नहीं होता, इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं। तो इसके बाद जो स्त्री होती है, स्त्री के समान इनमें क्या होता है, इनके चेहरे पर, शरीर पर बाल गम पाए जाते हैं। इनके जो स्तन होते, इनमें जो स्तन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, गाइनोकोमेस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइनोकोमेस्टिया बोलते हैं। यानी कि पुरुषों के समान तो इनमें क्या होगा, इनके जो शरीर लंबा होगा, सामान्य पुरुषों के समान होगा, और जो जननांग वगैरह हैं, जो वर्षण हैं, वो क्या होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हाइपोगोनेडिज्म बोलते हैं। लेकिन इनमें शुक्राणु नहीं बनते। और स्त्री के समान इनमें क्या होता है, इनके चेहरे पर और शरीर पर बाल कम पाए जाते हैं, और इनके लेकिन जो स्तन होते हैं, स्तन इनके विकसित होते हैं। तो इसलिए क्या बोलते हैं, गाइनोकोमेस्टिया बोलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, टर्नर सिंड्रोम की। ये सिंड्रोम है, ये केवल एक लिंग गुणसूत्र पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केवल एक लिंग गुणसूत्र पर। ये ऐसी स्त्रियां होती हैं जो सामान्य से एक गुणसूत्र इनमें कम पाया जाता है। यानी कि जिनमें ये क्या होती है, ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनमें सामान्य गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। तो इनमें 46 की बजाय गुणसूत्र कितने होंगे, एक गुणसूत्र कम होगा। यानी कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 45 हो जाएगी, यानी कि 44 + X। तो इनका जो कद होता है छोटा होता है, जननांग अल्प विकसित होते हैं, इनका वक्ष चपटा होता है, और जो जनद होता है वो अल्प विकसित या अर्ध विकसित होते हैं। जनद यानी कि जो जनन ग्रंथियाँ हैं, जननांग हैं, वो क्या होते हैं, अर्ध विकसित होते हैं या अल्प विकसित होते हैं। ये स्त्रियां प्राय नपुंसक या बांझ होती हैं, और लगभग हम ये कह सकते हैं कि जो 25,000 जो स्त्रियां हैं या बालिकाएं हैं, उनमें से केवल एक में ही ये सिंड्रोम पाया जाता है। कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। उसके बाद कहते हैं नंबर 3 है हमारा। नंबर 2 पर हमने बात करते हैं लिंग गुणसूत्रों में की संख्या में परिवर्तन के द्वारा। बात करते हैं नंबर 3, कायिक गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन। हमारे जो कायिक गुणसूत्र हैं उनमें जीन के उत्परिवर्तन के कारण कौन कौन सी अनियमितताएँ पाई जाती हैं। देखिए, वैसे मानव में जो अनेक रोग हैं वो कायिक गुणसूत्रों या ऑटोसोम्स, कायिक गुणसूत्र कह लो या ऑटोसोम्स कह लो, पर उपस्थित जो जीन होता है उसके कारण होते हैं। यानी कि जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, कायिक गुणसूत्र पर जो क्या होते हैं, जीन में जब उत्परिवर्तन होता है, तो उत्परिवर्तन के कारण, जीन के उत्परिवर्तन के कारण अनेक रोग हो जाते हैं। तो इनके कारण जो अनियमितताएँ होती हैं वो दोनों लिंगों को प्रभावित करती हैं। यानी कि जो दोनों लिंग हैं हमारे, स्त्री और पुरुष, दोनों को क्या करते हैं, प्रभावित करती हैं। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल अनियमितताएँ कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली एक तो होती है अप्रभावी रूप से वंशागत लक्षण, और दूसरी होती है प्रभावी रूप से वंशागत लक्षण। तो जो अप्रभावी रूप से वंशागत लक्षण, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें है रंजकहीनता। यानी कि जो एल्बिनिज्म होती है, जो रंजकहीनता होती है, वो क्या होती है। देखिए, मानव में जब त्वचा, बालों व आँखों की पुतलियों का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, हमारी जो आँखों का रंग है, बालों का रंग है, और जो हमारी पुतलियों का रंग है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है इसमें एक मिलेनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। उसे रंगा पदार्थ भी बोलते हैं। तो मिलेनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो त्वचा है, हमारे जो बाल हैं और हमारी आँखों की जो पुतलियाँ हैं, उन पुतलियों का रंग कैसा होता है, वो कि सफ़ेद सा। हमारी जो त्वचा है वो होता है, यानी कि जो हमारी आँखों का
जो पुतली है उसका रंग या हमारी त्वचा या बालों का रंग किसकी वजह से होता है, वो जो मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है उसकी वजह से होता है। तो इस पिगमेंट की उपस्थिति की वजह से, यानी कि जो पिगमेंट है, इस पिगमेंट की वजह से जो हमारी त्वचा है वो सफ़ेद सी दिखाई देती है, बाल हमें सफ़ेद दिखाई देते हैं, और जो पुतलियाँ हैं वो रुधिर कोशिकाओं के कारण गुलाबी या लाल हमें क्या दिखाई देती है, गुलाबी या लाल दिखाई देती है। इसे हम क्या बोलते हैं, रंजकहीनता बोलते हैं। यानी कि जब हमारी त्वचा सफ़ेद सी, बाल सफ़ेद, और जो हमारी जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो रुधिर कोशिकाओं के कारण क्या होती हैं, हमें लाल या गुलाबी दिखाई देती हैं, तो इसे बोलते हैं रंजकहीनता। नंबर 2 है इसमें दात्र कोशिका अरक्तता या हंस्याकार रुधिराणु एनीमिया। ठीक है, यानी कि सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं इसे। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से निकल जाता है कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्या है, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखिए। तो हमारे जब रक्त में जब ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि जब कोई रोगी है उस रोगी के रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो रोगी के जो अधिकांश लाल रुधिराणु हैं, यानी कि जो आरबीसी हैं, वो हीमोग्लोबिन की विशेष अणु की रचना के कारण सिकुड़कर हंसियाकार के जिस तरह दांती होती है, घास काटने की दांती होती है, उसके आकार की हो जाती हैं। यानी कि जो आरबीसी हैं वो कैसे हो जाती है, जिस प्रकार खेतों में घास काटने की दांती होती है तो उसे हंसिया बोलते हैं, जिसे गेहूँ काटते हैं। एक तो सिंपल दांती होगी हमारी इस प्रकार की, एक तो सिर्फ इस प्रकार की होगी, और एक थोड़ी सी और घूमी हुई होती है इस प्रकार की, तो उसे बोलते हैं क्या, हंसिया, यानी कि जिससे हम घास काटते हैं, हंसिया। तो इसमें क्या होता है, जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर जो हमारे शरीर के अंदर जो अधिकांश आरबीसी पाई जाती हैं वो हीमोग्लोबिन की विशेष आणविक संरचना के कारण क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं और निरर्थक हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। उन आरबीसी के सिकुड़ने के कारण, हंस्याकार और निरर्थक हो जाने के कारण रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। और ये जो होता है रोग होता है, ये अप्रभावी जीन के कारण होता है। ये रोग किसकी वजह से होता है, अप्रभावी जीन के कारण होता है। उसके बाद नंबर 4 है हमारा लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन द्वारा, लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन द्वारा, लिंग गुणसूत्रों में जीन उत्परिवर्तन द्वारा, ये नंबर 4 है। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि अगर एक सामान्य पुरुष की शादी किसके साथ की जाती है, एक भाग स्त्री के साथ की जाती है, एक वर्णांध स्त्री के साथ की जाती है, और जो हीमोफीलिया है, जो वर्णांतर रोग है, जो हमारे आनुवंशिक रोग हैं, उनके बारे में भी तो वो बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।